वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है ये दो सेक्शंस में होगा। फर्स्ट वीडियो जो संडे को टेस्ट हुआ आपका 5 जुलाई 2020 को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। पहले उसके जो क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक्स की वो डिस्कस कर दूं फटाफट। पहला क्वेश्चन था कि एक वायर है लेंथ एल का, उसको हमने एक सर्कल में बेंड कर दिया। क्वेश्चन पेपर आपके पास है, गूगल अकाउंट से जाके बेटा अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए आप। इसको लेंथ एल को एक सर्कल में बेंड कर दिया, हुज रेडियस लेट अस से बिकेम आर, और एल जो है ऑब्वियस है वो इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। इसमें अगर करंट चल रहा है आई, तो इसके सेंटर पे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बी था। तो सर्कल के सेंटर पे फील्ड होता है, चैप्टर सभी बच्चों ने अब कर लिया है। अगर किसी का कुछ पेंडिंग है तो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए तो ये डिस्कशन समझ आएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस रेडियस। फिर हमने क्या किया, इसी वायर को छोटे सर्कल में बेंड कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो गए, 3 टर्न्स का लूप बनाया। रेडियस नई लेट अस से R डैश है। अब R डैश रेडियस जो है उसका लेंथ से क्या रिलेशन होगा, एक लूप में सर्कमफ्रेंस के बराबर लेंथ होगी 2 पाई R डैश, लेकिन ऐसे 3 लूप्स हैं तो इंटू 3 कर देंगे, ये इक्वल टू टोटल लेंथ आएगा। इसको इक्वल टू 2 पाई R लिख दो आप, पुराने वाला सर्कमफ्रेंस। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो नया जो रेडियस है वो पुराना रेडियस बाय 3 होगा। तो नया जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो निकलेगा वो आएगा बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट। इसमें सिंगल टर्न था तो यहाँ पे एन आई की जगह पे एन को हमने 1 लिखा। अब नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो गए हैं तो 3 इंटू आई लिखोगे अपॉन ट्वाइस ऑफ नया रेडियस लिखोगे, बट नया रेडियस है आर बाय 3। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 9 टाइम्स। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है, पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन इसकी क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी एग्जाम्स में है। सिंपल है। गलती बच्चे क्या करते हैं, वो रेडियस को तो 1/3 कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न नहीं लिखते। किसी बच्चे ने नंबर ऑफ टर्न लिख दिया, रेडियस वही रखा, तो इसलिए आंसर उनका 3 टाइम्स आ गया, बट एक्चुअल आंसर इज 9 टाइम्स द ओरिजिनल फील्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बेटा 9 टाइम्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कर रहा है, तो उस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। तो किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव या नेगेटिव मूव करना है अगर वेलोसिटी v के साथ, तो फोर्स का फॉर्मूला था लॉरेंट्स फॉर्मूला, लॉरेंट्स इक्वेशन, Q इंटू वी क्रॉस बी। बेटा चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो कोई डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। डायरेक्शन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की है, इसमें 2 वेक्टर यूज हुए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर आता है, अगर ए को बी से क्रॉस करें, ए क्रॉस बी, तो आता है ए बी साइन थीटा। तो यहां पे आएगा बेटा फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड में क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमें निकालना कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, उसके लिए ऑप्शन में एंगल दिए हुए थे, तो अंडरस्टूड था क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो एंगल के साथ है। तो एंगल थीटा का बेटा साइन आना है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वेरी सिंपल। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, तो बेटा ये फोर्स भी 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं, तो आंसर π/2 आना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक स्प्रिंग है जो कि निकल का बना हुआ था, उसको एक मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर रखा था। फिर इसमें से कुछ करंट पास किया और स्प्रिंग को हमने गर्म कर लिया। गर्म मतलब वो रेड हॉट हो गया। तो फिर मैग्नेट ने स्प्रिंग को छोड़ दिया, अट्रैक्शन जो है
वो कम रह गई और स्प्रिंग का वेट ज़्यादा हो गया, स्प्रिंग नीचे को आना शुरू हो गया अंडर ग्रेविटी। तो उसके पीछे क्या रीज़न है आपको वो बताना था। तो आपको बताया था कि निकल जो है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो निकल को जब ठंडा रखेंगे तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और अट्रैक्शन जो होगी वो स्ट्रांग होगी। लेकिन जब आप इसको बेटा रेड हॉट कर देंगे तो फिर बताया था आपको, काफी बच्चों ने आंसर डायामैग्नेटिक लिखा। डायामैग्नेटिक आंसर थोड़ी आना है बेटा। डायामैग्नेटिज्म तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो उस पर कोई असर ही नहीं होता। हाँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेम्परेचर बढ़ने से वो पैरा में चेंज हो जाते हैं। तो आंसर आपको लिखना था बिकॉज निकल बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से आपको ये आंसर देना था। चलिए, पैरामैग्नेटिक आंसर आना था थर्ड का। ऑप्शन अपने आप ढूंढिए कौन सा था ये। फोर्थ क्वेश्चन था, एट अ सर्टेन प्लेस horizontal component of Earth's magnetic field BH and vertical component of Earth's magnetic field BV, they are equal। बड़ा जिन्होंने लेक्चर सारे लगाए हुए हैं उनको समझ आएगा, क्योंकि ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। टेस्ट का मतलब है जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब टेस्ट होता है। तो मैं अब डिटेल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। इसमें मुझे सिर्फ आपको जो है फॉर्मूले जो हमने कर लिए ऑलरेडी उनको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है, पूछा है वहां पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा। तो tan डेल्टा tan ऑफ एंगल ऑफ डिप वाज इक्वल टू b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल। बेटा ये दोनों इक्वल है तो ये आ गया इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? वेरी नाइस, ऑब्वियस है तब आएगी जब डेल्टा इक्वल टू 45 होगा। तो इसका आंसर था एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज 45 डिग्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा बता चुका हूं पहले की। क्वेश्चन था कि करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ाने पे जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना था आपको। स्टेटमेंट तो दिया ही हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे नहीं बढ़ेगी। तो करंट सेंसिटिविटी थी बेटा NAB अपॉन C, वोल्टेज सेंसिटिविटी थी NAB अपॉन CR। बेटा जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है उनको पता सारे फॉर्मूले, इसका मीनिंग क्या है। C वॉज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट, R वॉज रेजिस्टेंस। तो अगर करंट सेंसिटिविटी को हमने डबल करना है उसके लिए आपने अगर एक गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दिया, लिख के दिखाना आपको, इसको 2n कर दो। तो अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आप डबल करोगे, कॉइल का साइज नहीं चेंज करना बेटा, कॉइल का एरिया उतना ही है। जो कॉइल है उस कॉइल के आपने नंबर ऑफ टर्न्स, पहले मान लीजिए 50 टर्न्स दिए थे, अब आपने 100 टर्न्स देने हैं, 100 बार घुमाना है तार को। तो 100 टर्न्स में लेंथ भी तो डबल यूज होगी, और लेंथ डबल यूज होगी तो जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, जो कि रो इंटू L बाई ए अपना पुराना फॉर्मूला है, अगर हम डबल लेंथ यूज करेंगे डबल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो डबल लेंथ का रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है N की जगह पुट करोगे 2N, बट उसके साथ ही R की जगह भी बेटा 2R आएगा जो कि ऊपर नहीं था। तो इससे करंट सेंसिटिविटी टर्न्स को डबल करने से तो डबल हो गई, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि N की जगह 2N पुट करोगे, R की जगह 2R पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी। चलिए, एक तो बेटा ये पहले 5 क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गड़बड़ किया हुआ था, जो गलत हुए मैं वही बताऊंगा आपको। डिफाइन डिप एंड डिक्लिनेशन सभी ने सही किया हुआ है 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी एक बार दोबारा बता देता हूं। 6th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार दोबारा, इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में था बेटा 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन
और अल्फा पार्टिकल, उनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में आता है, इंपॉर्टेंट। उनका आपको रेडियस का रेशो ढूंढना था कि प्रोटॉन का रेडियस जो बनेगा, न्यूट्रॉन का जो बनेगा और अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या बनेगा। वैसे काफी बच्चों ने ठीक भी किया हुआ, इसमें गलती कम है, ज्यादा बच्चों ने गलत नहीं किया, काफी ने ठीक किया। और इसमें जो कंडीशन थी 6th क्वेश्चन में, वो थी सभी को सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करना है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें रेडियस का फॉर्मूला लिखा गया था काइनेटिक एनर्जी वाला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट अपॉन चार्ज ऑफ द पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे फिट करना है। तो 2 तो सभी जगह आएगा, √2 सभी जगह आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी सभी को सेम में ही एंटर करना है, तो बी भी हर जगह सेम आ जाएगा। और सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, उसको भी मैं के लिख रहा हूं। इनफैक्ट ये सारा कैंसिल हो जाना है। जो सभी का सेम है वो कैंसिल, जो सेम नहीं है वो है मास। प्रोटॉन की मास अगर m है तो न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो उसकी मास आएगी 2m। और अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास आएगा 4m। अब रह गया चार्ज। डिनोमिनेटर में प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं और एक प्रोटॉन पे चार्ज E। और अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स 2e और 2 न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं, तो 2e चार्ज इसका हो गया। अब आप E भी कैंसिल कर दीजिए, हर जगह लिखा हुआ है, M भी हर जगह लिखा है, वो भी कैंसिल कर दीजिए। तो इधर तो बचा बेटा 1, यहां पे बचा √2 और यहां पे 4 का रूट लेंगे 2/2 करेंगे, वो भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आना था 1:√2:1। चलिए बाकी क्वेश्चंस सभी बच्चों के ठीक हैं, एक्सेप्ट एक मिस्टेक जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारे बच्चों ने की। वो मिस्टेक आपको पहले समझा दो कि क्या है, फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे तो डिस्कशन आपका हो जाएगा। और एक शीट जो है जिस बच्चे के मोस्ट ऑफ द आंसर्स ठीक हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, तो जिनकी कोई और माइनर मिस्टेक है वो वहां से आप देखिए कि कहां पे गड़बड़ हुआ। और जो 11th क्वेश्चन है वो सभी बच्चों का ऑलमोस्ट गलत है, काफी बच्चों का गलत है, कुछ ने ठीक किया है। वो डिस्कस करता हूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई। 11th क्वेश्चन में था कि एक करंट कैरिंग लूप है सर्कल की फॉर्म में, करंट कैरिंग लूप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल whose radius was given as 5 सेंटीमीटर और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स थे दे वर 200 और इसमें जो करंट चल रहा था दैट वाज गिवन टू बी 2 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन था कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए। m कितना आएगा? m होता है इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट इक्वल टू 2 एम्पियर और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। कईयों ने एरिया निकाला नहीं, उन्होंने इनटू 5 लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। और दूसरी बात, रेडियस को मीटर में चेंज करना है तो 5 को डिवाइड करेंगे 100 से और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 5 यानी 25 और 2 बार 100 यानी 10 पावर 4 आएगा नीचे। तो ये कैंसिल होगा बेटा 400 पे, ये 2 0 से कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल और ये भी कैंसिल बेटा। तो आंसर बचा सिर्फ पाई यानी 3.14 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा। अब दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें आपको ना लूप जो है वो 3 ओरिएंटेशंस में दिया था। लूप वाज गिवन इन 3 ओरिएंटेशंस। एक में जो लूप है वो उसका जो लूप का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के था पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दैट वाज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, लाइक दिस। ये लूप है, ये फील्ड है। याद करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज m क्रॉस b। फॉर्मूला ठीक लगाया सभी बच्चों ने। m क्रॉस b को अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आएगा mb साइन थीटा। फॉर्मूला ठीक लगाया सभी ने, लेकिन वैल्यू ठीक नहीं पुट की। जिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को है, आपकी तरफ से राइट हैंड साइड को है, और ये लूप पड़ा है जो कि इसका प्लेन इस फील्ड के पैरेलल है, तो बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, देख रहे हैं आपकी तरफ को एक वेक्टर आ रहा है बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन एरिया, सरफेस एरिया प्लेन को राइट एंगल पे होता है। अगर ये लूप है, अगर मैं लूप का एरिया ऐसे रखूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है इधर को पॉइंट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका था इस डायरेक्शन में, और जो प्लेन का एरिया था बेटा सरफेस प्लेन का, दैट वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड में और एरिया में कितना एंगल हुआ? गलती की ना सभी बच्चों ने, 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन में बेटा थीटा इक्वल टू 90 पुट करना था, आपने 0 पुट कर दिया। आपने देखा पैरेलल लिखा हुआ है तो काम खत्म हो गया, 0 आ गया। वो नहीं करना, बी केयरफुल। इस मोबाइल का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट ड्रॉ करूं, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे इसको राइट एंगल पे होगी। तो अगर फील्ड और ये प्लेन पैरेलल हो गए तो फील्ड में और एरिया में एंगल बेटा 90 डिग्री बना, तो 90 लिखना था। एक बार लिखा था कि ये प्लेन को फील्ड परपेंडिकुलर है, तो प्लेन को परपेंडिकुलर है तो एम को कितने एंगल पे हुआ? 0। तो सेकंड केस में आपको टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 0 लिखना था, जो कि 0 होता है। सेकंड केस का आंसर 0 आना था। और रह गया अब थर्ड केस। थर्ड केस में एंगल दिया था 60 डिग्री। सुनो ध्यान से जरा, जो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन वो प्लेन के साथ बनाता है एंगल 60 डिग्री। इस प्लेन के साथ 60 के एंगल पे है बेटा, ये वाला एंगल 60 है। तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड में कितना एंगल बना? 30। सही है, 30 का एंगल आना था बेटा। तो दिया हुआ 60 था, आपने 90 में से 60 माइनस कर लेना है। तो लास्ट केस में आंसर आना था एम बी साइन ऑफ 30 डिग्री, और कोई रूट भी नहीं निकालना था। साइन 30 तो हाफ ही होता है बेटा, सीधा आंसर आ जाना था। चलिए, तो वीडियो को बेटा एक बार ना आप पॉज करके जो मैंने चीज़ें लिखी सारी नोट डाउन कर लीजिए। करेक्शन आपकी हैं जो उनको ठीक कर लीजिए। कोई पॉइंट ऐसा लग रहा जो आपको लग रहा है कि भूल जाएंगे आप, उसको बेटा अलग से आप अपनी फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला बुक बनाई है। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है कईयों ने भेज भी दी है पेजेस का फोटो खींच के। तो फॉर्मूला बुक में ऐड कर दीजिए कि थीटा जो है दैट इज नॉट एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर राइट एंगल पे आपकी तरफ को होगा। चलिए, तो इस वीडियो करते हैं क्लोज। अब मैं आज का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, तो अब स्विच ओवर हो जाइए नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।